तो कैसे भाई जस्ट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ। अगर आपके पास 6 साढ़े 6 मिनट का टाइम हो तो मैंने मेन चैनल पे एक वीडियो डाली है, आप इसको जाकर देख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दोनों में होगा, आप जाके देख सकते हो। मजा आएगा तुमको देखने में। बाकी इस वीडियो को देखते हैं। मच टेस्ट पोजेस अ टेरिफाइंग हॉरर स्टोरी बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स बाय अल्फा की। लेट्स बिगिन दिस हम वीडियो। सबको कहानियों में 1.25 हैप्पी एक्स पे एंडिंग ढूंढने देखूंगा। की आदत सी हो गई है ना। दिल चाहता है कि सब कुछ आखिरी में ठीक हो जाए, 1.25 हर एक्स कोई इतना तेज मुस्कुराते हुए लगता घर है, लौट आए। लेकिन लाइक दोस्तों, हमारी बड़ी जिंदगी वीडियो है कहानियों की थोड़ी सी, तरह तो सीधी जल्दी सी, खत्म हो साफ सी और जाती है, कभी प्रिडिक्टेबल कभी टाइप थोड़ी नहीं सी, होती है। ठीक कभी है। कभी अंत ऐसा में सिर्फ खामोशी बच जाती है, और वही खामोशी सबसे ज्यादा चिल्लाती है। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आया हूँ वो एक आईना भी है, जो हमें ये दर्शाता है कि कैसे एक छोटी सी गलती कब, कैसे और कितनी बड़ी तबाही बन सकती है। ये कहानी बहुत डिस्टर्बिंग और बहुत बहुत ज्यादा दिल को दहला देने वाली होने वाली है। हम अक्सर जिस चीज को कैजुअल बोलकर टाल देते हैं या फिर कूल समझकर नॉर्मल बना देते हैं, कभी कभी वही छोटी सी बेवकूफी एक पूरे घर को शांत सन्नाटे भरे शमशान में बदल सकती है। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जो कल तक हंसता था, एकदम खुशहाल था, लेकिन आज उनके घर की दीवारें भी सच बोलने से डरती हैं। सबसे पहले आपको कुछ स्टोरी के कैरेक्टर्स बता देता हूँ। जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है आदर्श, उसकी बहन नियति और अरे आदर्श वैसे का बड़ा दलाल भाई क्या कर रहा आकाश, है? आदर्श के मदर एंड फादर, उसके पेरेंट्स और उसका बेस्ट फ्रेंड अभिनव। ये सब बीटेक थर्ड ईयर में थे और विंटर के टाइम पे अभिनव की बहन की शादी थी जिसमें आदर्श इन्वाइटेड था। अब शादी का दिन आता है और आदर्श निकल पड़ता है शादी अटेंड करने के लिए, और यहीं से शुरू होता है आदर्श की लाइफ का सबसे भयानक दिन। तो अब हम डायरेक्ट शादी वाले दिन पहुंचते हैं। शाम के 4 बज रहे होते हैं। आदर्श अपनी गाड़ी से निकलता है। उसकी गाड़ी में उसके दो और दोस्त होते हैं, मयंक और प्रवीण। ये तीनों मिलकर अब अभिनव के शादी वाले घर में जाते हैं। अब जब ये सारे दोस्त एक जगह मिलते हैं, खुशी का मौका था, तो ये सब ड्रिंक भी करते हैं। आदर्श को छोड़कर बाकी सब ने तो बहुत ज्यादा ड्रिंक करी। आदर्श ने थोड़ी सी लिमिट में करी क्योंकि उसको गाड़ी भी चलानी थी। उसके बाद ये सब डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं। वहां पर पूरी शादी कंप्लीट हो जाने के बाद निकल पड़ते हैं अपने अपने घर की तरफ। अब आदर्श गाड़ी चला रहा है, प्रवीण और मयंक पीछे बैठे हुए हैं। प्रवीण और मयंक ने तो ड्रिंक भी करी हुई थी, तो थोड़े ज्यादा होश में भी नहीं थे, बट आदर्श एकदम अपने होश में था। अच्छा, आपको पता होगा कि मैरिज लॉन्स जो होते हैं, जहाँ पे ये पूरी शादी होती है, ये बहुत सेक्लूडेड एरिया में होते हैं। तो जहाँ पे अभिनव के बहन की शादी थी वो भी एक सेक्लूडेड एरिया था पूरा। अब विंटर का भी टाइम था, फॉग इतनी थी कि आगे पीछे क्या है दिख ही नहीं रहा था ढंग से। अब आदर्श गाड़ी चला रहे धीरे धीरे एंड उसको बीच में वॉशरूम जाना पड़ता है, तो वो क्या करता सेक्रेटेड एरिया वही होता है ना, मतलब मेरे ख्याल से जो खाली वाली सा हो थोड़ा, शायद है, पता गाड़ी को नहीं साइड भाई। में लगाता है वो एंड गैलरी इंप्रूव ऐसे ही करनी आगे थोड़ा चाहिए सा मुझे। कोने में जाकर वहीं पर टॉयलेट करता है। उसे फॉग की वजह से आगे कुछ दिख भी नहीं रहा है कि क्या है क्या नहीं है। वो वहीं पर टॉयलेट करने के बाद वापस अपनी गाड़ी में बैठता है एंड देन अपने घर की तरफ चल पड़ता है। अब आदर्श जब वापस अपनी कार की तरफ मुड़ा तो उसे एक बार के लिए लगा कि शायद कोई लेडी उसके कार के पास खड़ी है। वो थोड़ा करीब जाकर देखता है तो कुछ भी नहीं रहता। उसको लगा शायद उसका वहम था। और सिर्फ यही नहीं, पूरे रास्ते जितने बार वो रियर व्यू मिरर में देखता, उसे पीछे सीट पर मयंक के बगल में एक लड़की बैठी दिखती, और जब वो मुड़कर पीछे देखता तो सिर्फ मयंक बैठा होता। इवन उसने ये बात अपने दोस्तों को भी बोली तो पीछे जो नशे में थे वो दोनों हंसने लग गए। आदर्श भी काइंड ऑफ इसे मजे में ही लेता है, लेकिन ये चीजें उसके साथ बार बार हो रही थी। जब भी वो अपने आगे वाले शीशे में देखता, रियर व्यू मिरर में, तो उसे पीछे एक लड़की दिखती थी, और जब भी वो मुड़कर देखता पीछे कोई भी नहीं होता था। अब जैसे तैसे ड्राइव करके ये घर पहुंचते हैं। इनका घर ज्यादा दूर नहीं था, सिर्फ 2 घंटे का रास्ता था, और रात में एरिया पूरा सुनसान था, तो आदर्श यार भी थोड़े भाई, ये हमेशा ड्राइवर लोगों को, ओए क्या हो गया, कहाँ तक पहुंच गया मैं, कहाँ ही चला गया। की वजह से आगे कुछ दिख भी नहीं रहा है कि क्या एक सेकंड। आगे वाले शीशे में देखता, रियर व्यू मिरर में, तो उसे पीछे एक लड़की दिखती थी। नहीं था, सिर्फ 2 घंटे का रास्ता था, और रात को जब भी वो अपने आगे वाले शीशे में देखता, रियर व्यू मिरर, काइंड ऑफ इसे मजे में ही लेता है, लेकिन ये चीजें उसके साथ बार बार हो रही थी। जब भी वो अपने आगे वाले शीशे में देखता, रियर व्यू मिरर में, तो उसे पीछे एक लड़की दिखती थी, और जब भी वो मुड़कर देखता पीछे कोई भी नहीं होता था। अब जैसे तैसे ड्राइव करके ये घर पहुंचते हैं। इनका घर ज्यादा दूर नहीं था, सिर्फ 2 घंटे का रास्ता था, और रात में एरिया पूरा सुनसान था, तो आदर्श भी थोड़े टाइम बाद तेजी से ड्राइव करके सबको घर छोड़ने के बाद आदर्श अपने घर जब आया तो वो कार को लॉक कर रहा था। तभी उसकी नजर अपने बैक सीट पर पड़ी, जहां उसको बार बार वो लड़की बैठी हुई दिख रही थी। उस सीट के ऊपर एक घुंघरू पड़ा हुआ था, और वो घुंघरू को देखता है तो जैसे पायल में एक छोटे छोटे घुंघरू होते हैं ना, वैसा एक छोटा सा घुंघरू था। आदर्श का 2 मिनट के लिए तो खून ठंडा हो गया कि भाई ये यहाँ क्या कर रहा है। तैर उसे लगा शायद उसकी बहन या मम्मी ने कभी पहना होगा या कुछ किया होगा या कभी यूज करा होगा, तो वहीं से ये घुंघरू उसकी गाड़ी में आ गया होगा। वह आदर्श ज्यादा सोचता नहीं है, उस घुंघरू को फेंक देता है एंड देन अपने घर में एंटर कर जाता है। अब आदर्श के पास एक एक्स्ट्रा चाबी थी ताकि आधी रात में वो किसी को उठाए ना, चुपचाप अपना गेट खोले और चले जाए। तो वो गेट खोलता है, और जैसे वो घर में एंटर करता है ना, उसे 2 मिनट के लिए ऐसा लगता है जैसे उसके बगल से कोई तो बहुत तेजी से ऐसे अंदर गया। आदर्श अपनी आंखों को 2-3 बार ऐसे साफ भी करता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि उसने इतना भी ड्रिंक नहीं करा था कि ये सब भाई उसके पता साथ है, हो। मैं ना ये सब चीज देखता हूँ रात के 11, अभी बज रहे हैं पौने 11, ठीक है। और मैं इस टाइम पे देखता हूँ ये सब चीजें, एंड भाई मेरी गंदी फटती है, सही बताऊँ तो ना, मतलब फटती नहीं है सही बताऊँ तो, बट द थिंग इज दैट कि भाई मैं रात को जागता हूँ भाई, लेट तक जागता हूँ, मैं बहुत लेट तक जागता हूँ पूरे। और भाई मेरे को लगता है भाई क्या, छोड़ो वो भाई कुछ अपने नहीं, डोर को लॉक करता क्या है ही और सीधा बोलूं। अपने रूम में सोने सॉरी चला जाता भाई। है। सोते वक्त बार बार उसके चेहरे के सामने वही लड़की आ रही थी, वही लड़की, वही आंखें और वही डरावनी सी स्टेयर। वो जिस तरीके से आदर्श को घूर रही थी वो बहुत ज्यादा डरावना था। आदर्श ने जैसे ही अपनी आंखें 2 मिनट के लिए बंद क्या करी, उसके कानों में किसी ने उसका नाम चिल्लाया, वो भी लड़की की आवाज में, आदर्श,
और जैसे ये आवाज सुनता है वो एकदम से ऐसे खड़ा हो जाता है। आदर्श को गुस्सा आ रहा है खुद के ऊपर कि यार मैंने इतनी ड्रिंक क्यों कर ली, कि मुझे ये सब वहम हो रहे हैं। आदर्श खुद पे गुस्सा भी कर रहा है लेकिन उसको डर भी लग रहा है। इस समय पर वो अपनी आंखें बंद करके पूरा रजाई वजाई पूरा लपेट के फिर सोने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब क्या है कि आदर्श को नींद ही नहीं आ रही, तो वो अपनी ब्लैंकेट हटाता है और बस अपनी जो ऊपर की छत होती है ना उसे देखता रहता है। लेकिन 10-15 मिनट के बाद ही उसके जो रूम की वुडन डोर होती है उस पर नॉक होता है। नॉक सुनकर आदर्श थोड़ा सा डर गया, पर फिर सोचा कि शायद उसकी माँ होगी, चेक करने आई होगी, तो उठकर दरवाजे को खोलकर देखता है लेकिन सामने कोई भी नहीं होता। और इस समय पर आदर्श खुद से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है। उसे पता है कि ये सब जो हो रहा है वो जो उसने नशे करे उसकी वजह से हो रहा है। वो हेलुसिनेट कर रहा है, वो चीजें सोच रहा है जो कि हो भी नहीं रही, और कहीं ना कहीं वो खुद को गुस्सा भी भाई मैं पता है मैंने एक चैलेंज वीडियो डाली थी अपने चैनल पे, फिर से प्लगिंग कर रहा हूँ, बट उस पर ना मैं वो था कि 100 घंटे नहीं सोना मेरे को, एंड 100 घंटे में पूरा डॉक्यूमेंट किया था। मैं एक्चुअल में 72 आवर्स नहीं सोया था, एंड उस टाइम में मेरे को हेलुसिनेट हो रहा था, बट वो हेलुसिनेशन ऐसा नहीं था कि भाई मेरे को भूत दिख रहे हैं वो सब दिख रहा है। हाँ थोड़ा बहुत हो रहा था भाई कि ऐसा लग रहा है कोई खड़ा है सामने एंड ऑल दैट थिंग्स, बट उतना कुछ नेक्स्ट लेवल हेलुसिनेशन तो नहीं हो रहा था कि ये भाई डोर नॉक सुन रही है एंड ये सब चीजें हो रही है, ये सब नहीं हो रहा था कर रहा है। और काइंड ऑफ खुद से प्रॉमिस भी कर रहा है कि आगे से मैं कभी इतनी अल्कोहल कंज्यूम तो नहीं करने वाला। अब सुबह हो जाती है। जब आदर्श उठता है तो थोड़ा सा हैवी फील कर रहा था, जैसे बॉडी में से एनर्जी ही निकल गई हो। नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पर उसके मम्मी और उसके पापा बैठे हुए थे। वो भी उनके पास जाता है और नाश्ते के लिए उनके साथ बैठ जाता है। सब उससे पूछते हैं कि फंक्शन कैसा रहा। आदर्श भी अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए बातें करने लगता है। तभी आदर्श की नजर डाइनिंग टेबल के नीचे पड़े घुंघरू पे जाती है। ये वही सेम घुंघरू था जो कि उसके गाड़ी में उसको मिला था, जिसको उसने फेंक दिया था। सेम वही घुंघरू डाइनिंग टेबल के नीचे पड़ा हुआ था। उसका दिल एक सेकंड के लिए थम जाता है। तभी पीछे से उसका बड़ा भाई आकाश उसके कंधे पे हाथ रखता है तो आदर्श एकदम से डर के उठ जाता है। आकाश एकदम से हंसने लग जाता है कि क्या हुआ भाई, चुड़ैल देख ली क्या तूने, एकदम से ऐसे डर क्या रहा है। ये सुनकर वहां पे बैठे मम्मी पापा भी हंसने लग जाते हैं, लेकिन आदर्श उसके दिमाग पे कुछ और ही चल रहा था। अच्छा, ये आखिरी चीज थी जो आदर्श के साथ पैरानॉर्मल सी फील हुई थी। इसके बाद से आदर्श के साथ कुछ भी पैरानॉर्मल हुआ नहीं, लेकिन जो हुआ वो बहुत ज्यादा बुरा था। अब ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। आदर्श के पापा का कपड़ों का अच्छा खासा बिजनेस था और दिन ब दिन वो लॉस में जा रहा था। घर वालों ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि बिजनेस में चलता है, आज प्रॉफिट है तो कल लॉस है, तो ये चलता जा रहा था। एंड देन एक दिन एक ऐसी न्यूज आती है जिसने पूरे घर वालों को हिला के रख दिया, काइंड ऑफ उन सबकी दशा बदल के रख दी। दरअसल रात का समय था। आदर्श, उसकी बहन नियति और उसके पेरेंट्स आदर्श के बड़े भाई आकाश का वेट कर रहे थे, जिन्हें ऑफिस से आने में काफी लेट हो चुका था। लाइक उनकी छुट्टी 5 बजे होती थी, पर अब रात के 10 बज चुके थे और उनका कोई भी अता पता ही नहीं था। घर वाले काफी कॉल वगैरह भी ट्राई कर रहे थे, बट आकाश का फोन ऑफ आ रहा था। आदर्श ने आकाश के कॉलेज फ्रेंड्स और बाकी जो ऑफिस फ्रेंड्स सबको कॉल करके पूछ लिया, लेकिन आकाश का कुछ अता पता नहीं था। तभी 10:30 बजे एक न्यूज आती है, एक खबर जिसने पूरी फैमिली को हिला के रख दिया। दरअसल आकाश का एक बहुत ब्रूटल तरीके से एक्सीडेंट हो चुका था। आकाश एक ट्रक से टकराकर उसके नीचे आ गया था। आकाश को कैसे कैसे करके हॉस्पिटल में ले जाया गया था और उसकी हालत बद से बदतर थी। पूरी फैमिली में मानो तूफान आ गया था। आदर्श की मम्मी और बहन ने रो रो कर बुरा हाल कर दिया था। आदर्श के पापा को मानो सदमा लग गया था। सब एकदम अफरा तफरी में हॉस्पिटल भागते हैं। आकाश के टोटल 6 ऑपरेशन हुए थे। दरअसल आकाश के पैर के ऊपर से ट्रक गुजरा था, तो आकाश के पैर की हड्डियां तो पूरी टूट चुकी थी, लेकिन हिप के ऊपर का पोर्शन ठीक था, जिसकी वजह से डॉक्टर ये भी कह रहे थे कि आगे चलकर आकाश अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, वो चल सकता है। आकाश के दोनों पैरों पर रॉड डलती है एंड देन धीरे धीरे उसकी रिकवरी होना शुरू होती है। आकाश के घर वाले आदर्श, नियति सब ये सोच रहे थे कि एक चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि एक ट्रक आपके ऊपर से गुजर गया और उसके बाद भी आप ठीक ठाक हो, आप मरे नहीं हो, आप थोड़े टाइम में अपने पैरों पे चल भी पाओगे, तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। वेल, ऐसे ही करते करते 3-4 महीने बीत जाते हैं। ये 3-4 महीने कैसे बीते किसी को पता ही नहीं चला। सबका दिन शुरू होता था आकाश के साथ, खत्म होता था आकाश के साथ। वो पूरा दिन पूरा परिवार आकाश की देखभाल करने में लगा था और ऐसे करते करते 4 महीने बीत जाते हैं। और इसी बीच आकाश की जो मम्मी होती है वो ग्वाइटर से सफर करने लग जाती है। लाइक प्रॉब्लम्स का मानो सैलाब आ गया था। एक तरफ बिजनेस में कुछ बचा ही नहीं था और दूसरी तरफ किसी की लाइफ का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। किसी के पैर टूटे पड़े थे, कोई किसी को नई बीमारियां हो रही थी, तो कुछ और। इन सब में सिर्फ नियति थी जिसको इन सारी चीजों से हटकर भी कुछ एक्सपीरियंस हो रहा था, कुछ डरावना, कुछ खौफनाक एक्सपीरियंस। अब एक तरफ उसका बड़ा भाई हॉस्पिटल में, मम्मी की तबीयत खराब हो गई, वो भी हॉस्पिटल की चक्कर काट रही है। पापा बिजनेस को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और आदर्श इन सब के बीच में जूझ रहा है, कभी पापा के पास, कभी मम्मी के पास, कभी बड़े भाई के पास। तो नियति मोस्ट ऑफ द टाइम अपने घर में अकेली रहती थी और इतना टाइम भी नहीं होता था कि वो किसी को अपनी प्रॉब्लम्स बता सके। और जो भी नियति के साथ हो रहा था वो चुपचाप उसे सह रही थी। क्या हो रहा था, क्या क्यों वो सह रही थी, सब आगे पता चलेगा। कभी कभी नियति ने आदर्श को बताने की कोशिश करी कि उसके साथ कुछ पैरानॉर्मल हो रहा है, कुछ बहुत अजीब सा हो रहा है। उसको हमेशा लगता है जैसे उसको कोई देख रहा है। आदर्श को लगा नियति ओवरथिंक कर रही है, इतना सब लाइफ में चल रहा है इसलिए परेशान है। वो उसे समझाता है कि एक बार सब कुछ ठीक हो जाएगा तो फिर हम सारे एक लंबी ट्रिप पर जाएंगे रिलैक्स होने के लिए, और यही सब बोलकर वो उसे शांत कर देता था। लेकिन एक दिन जब आदर्श के घर में सब थे, आदर्श, उसकी मम्मी और उसके पापा सब बैठकर यही डिस्कस कर रहे थे कि पिछले 5-6 महीने में कैसे सब कुछ बदल गया, तभी उन्हें एक आवाज आती है उनके ऊपर वाले फ्लोर में किसी के भागने की। और ये सब जब ऊपर जाकर देखते हैं तो जो भाग रहा होता है वो होती है नियति। नियति
एक जानवर की तरह अपने हाथ और अपने पैर के बल पर भाग रही थी और अपने बालों को पूरा खुला छोड़ा हुआ था। आदर्श जैसे ही उसे पकड़ने जाता है, नियति आदर्श को धक्का मार देती है और भागते हुए सीधा स्टेयर से नीचे चले जाती है और अभी भी वैसे ही भागते, मतलब हाथ पैर के बल पे ही भागते हुए जा रही है। अब इन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि नियति क्या कर रही है। उन सबको लगा कि शायद नियति इनके साथ मजाक कर रही है, पर नियति नीचे जाकर अपने शरीर को बहुत अजीब तरीके से ट्विस्ट करने लग जाती है, जैसे कि उसके शरीर में कोई हड्डियां ही ना हो, लेकिन हड्डियां तो थी और वो हड्डियां टूटने की आवाज इन सबको सुनाई दे रही थी। वो बहुत क्रीपी सी स्माइल दे रही थी और कभी कभी फक भाई, फक भाई। भाई ठीक है भाई। बीच में रो भी रही थी। उसकी ये हालत देखकर आदर्श की मम्मी समझ जाती है। वो बोल देती है कि ये नॉर्मल नहीं है, ये कुछ तो बहुत बुरा हो रहा है। लेकिन आदर्श और उसके पापा इन बातों पे नहीं मानते। उल्टा आदर्श तो अपनी माँ को थोड़ा सा डांट भी देता है कि क्या बातें कर रही हो, हमारे घर में इतना सब उल्टा सीधा चल रहा है। और ये सब देखने के बाद नियति थोड़ा मेंटली अनस्टेबल हो गई है। और यहाँ मैं एक बात बता दूं कि आदर्श ने खुद कहा है कि उस समय पर उसको खुद भी लग रहा था कि समथिंग इज नॉट नॉर्मल, ये जो भी हो रहा है ये बहुत अजीब है। लेकिन वो खुद को और काइंड ऑफ अपनी मम्मी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, ये काइंड ऑफ मेंटली भाई क्या ही अनस्टेबल है, करेगा ये इंसान। कोई बीमारी हो गई है, समथिंग लाइक क्या ही दैट। मतलब आदर्श का सबकॉन्शियस माइंड उसे उसे ये बात बता रहा है कि नहीं भाई, ये कुछ भूत प्रेत पैरानॉर्मल चीजें हैं। लेकिन फिर भी आदर्श खुद को कन्विंस कर रहा है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आदर्श की मम्मी इसके बाद आदर्श से कहती है कि वो मंदिर जाकर उनके लिए गंगा जल लेकर आए। पहले तो आदर्श नहीं मानता, पर बाद में जाकर लेकर आता है। और जैसे ही नियति के ऊपर गंगा जल छिड़का जाता है, नियति जमीन पे एकदम से गिर जाती है और ऐसे ही छटपटाती है जैसे उसकी बॉडी जल रही हो। वो एकदम से जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। तभी उनके पड़ोस में रहने वाले आदर्श के पापा के जो फ्रेंड होते हैं वो भागकर इनके घर में आते हैं। और जब वो घर में आते हैं, नियति जो छटपटा रही थी, जो चिल्ला रही थी, उसकी हालत देखकर वो भी एकदम से घबरा जाते हैं। अभी तक अबे नियति रो भाई। रही थी। जैसे ही वो अंकल गेट से अंदर आते हैं, नियति उन्हें ऐसे देखती है और बड़े अजीब तरीके से आंखें रोल करके हंसने लग जाती है। वो नियति को देख रहे हैं। धीरे वाह। धीरे आदर्श के पास आते हैं। वो आदर्श, आदर्श के पापा, आदर्श की मम्मी एक साथ ही खड़े थे, तो उनके पास आकर बोलते हैं कि क्या हुआ। और तभी नियति वापस ऐसे क्रॉल करते हुए भागते हुए आती है और अंकल के सामने खड़े होकर बोलती है कि मैं बताऊं क्या हुआ। और ये देखते ही वो जो अंकल होते हैं वो एकदम से पीछे चले जाते हैं। ये सब देखते ही जो अंकल होते हैं वो बोलते हैं कि ये सारी बातें आप इग्नोर मत करो, इसको इसको तुरंत अबे भाई मेरे हेडफोन्स। भाई मुझे नहीं पता भाई कौन सा भूत मेरे पास भी घुसता है, लेकिन भाई मैं जब भी ये सब देखता हूँ, एक तो भाई मेरे हेडफोन्स की ऐसे हो जाती है, और साथ ही साथ ले अब जाने के आवाज़ लिए आ रही है, रेडी अब आवाज़ आ रही है। हेडफोन्स कैसे हो जाती है, और भाई मेरी लाइट वाइट भी खराब हो जाती है। नहीं मुझे मत मार यार, पता है ये तो कोइंसिडेंस ही है, ये तो कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। अगर ये भी है तो भाई तो फिर तो खत्म ही है भाई, शीन मेरा। मैं क्या ही बोलूं। हो जाता है। वो सोचता है कि मैं उसे अकेले ले जाऊंगा, पर जैसे वो नियति का हाथ पकड़ता है, आदर्श से नियति हिलती तक नहीं। आदर्श 6 फीट का हट्टा कट्टा इंसान था और नियति वहीं पर थोड़ी सी दुबली पतली सी थी। लेकिन आदर्श जब उसे पकड़ के पूरी जान से खींच रहा है, तब भी नियति हिल ही नहीं रही। नियति बस चुपचाप खड़ी होकर आदर्श को घूरे जा रही है और अजीब सी स्माइल दे रही है। और ये देखकर आदर्श को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगता है। तभी एकदम से नियति हाथ छुड़ाकर भागकर आदर्श के रूम में जाती है। जब सब भागकर नियति के पीछे जाते हैं और आदर्श के रूम में एंटर करने ही वाले होते हैं, तो देखते हैं नियति को पता नहीं कहां से उसके हाथ में एक बियर की बोतल थी और वो बेड के ऊपर ऐसे पालती मारकर बैठी हुई है और मस्त आराम से वो बियर की बोतल पी रही है। अब आदर्श गुस्से में नियति को पकड़ने जाता है कि तू क्या कर रही है सब। और वो जैसे ही जाता है, नियति जो बियर पी रही थी वो एकदम से आदर्श के ऊपर पूरा थूक देती है और उसके बाद हंसने लग जाती है बहुत गंदे तरीके। चिलैक्स भाई, चिल चिल चिल। थोड़ा थोड़ा ये साउंड इफेक्ट डालने की क्या जरूरत थी भाई, क्या जरूरत थी साउंड इफेक्ट। ओ माय गॉड भाई। से हंसने लग जाती है। सिर्फ हंस नहीं, वाला वो पूरा अपने ऐसे सर अरे हिला रही है, उसके बस ठीक है भाई, वी गेट इट लिल ब्रो। बाल ऐसे पूरे हवा में उड़ रहा है और वो हंस रही है। और ये वो समय था जब नियति की ये सारी हरकतें देखकर उसके पूरे परिवार वालों की धड़कनें तेज हो गई थी। सबके अंदर एक अजीब सा डर सा पैदा हो चुका था। और वो जो अंकल वहां पर थे, वो आदर्श को बाहर आने को बोलते हैं। वो सब नियति को उस रूम में लॉक कर देते हैं और वो अंकल आदर्श को बोलते हैं कि नियति को ले जाना मुश्किल है। उनकी जानकारी में एक पंडित थे जिन्हें वो यहाँ बुलाने के लिए बोलते हैं। जब वो पंडित जी को सब कुछ बताते हैं, तो जो पंडित जी होते हैं पता नहीं क्यों, लेकिन वो यहाँ आने से मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि ये जो भी ताकत है वो इतनी पावरफुल है कि पंडित जी उसको नहीं हैंडल कर पाएंगे, और अगर पंडित जी ने कुछ भी करने की कोशिश करी तो ये जो भी आत्मा है वो सबको मार भी सकती है। इसके बाद आदर्श 2-3 और पंडित जी से बात करता है, बट सबके सब फिर यही रीजन बुलाते देकर हैं मना कर गोरख देते को। हैं। एक पंडित जी थे जो बोलते हैं कि तुम इसे तुरंत मेहंदीपुर बालाजी ले जाओ, क्योंकि वहीं पर इसका इलाज हो सकता है। वो एक पंडित जी का नंबर भी देते हैं और बोलते हैं कि इनसे कांटेक्ट करो, अगर इसको कोई ठीक कर सकता है तो सिर्फ यही है। अब इनके पास एक होप थी कि इसको मेहंदीपुर बालाजी ले जाया जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि उसको लेकर कैसे जाए। वो तो आदर्श से हिल भी नहीं रही थी, वो इतनी ताकतवर थी। वापस से पंडित जी को कॉल करा जाता है, पंडित जी हम लेके कैसे जाएं उसको। पंडित जी बोलते हैं कि मैं कलावा बनाकर देता हूँ, तुम इसे नियति के हाथ में पहनाओगे तो वो कंट्रोल में तो नहीं आएगी, बट कुछ देर के लिए शांत हो जाएगी। आदर्श जाता है, वो कलावा लेकर आता है यार और मैं देखो, आई एम नॉट डिनाइंग एनी फैक्ट या फिर कुछ भी, मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बट डू यू एक्चुअली थिंक कि लाइक ये पोजेशन वाला सीन, देखो ठीक है, एक हद तक मैं मान सकता हूँ कि कुछ होता होगा भाई, बट मेंटल अनस्टेबिलिटी की वजह से भी हो सकता है, वो पोजेशन हो सकता है यार, पता नहीं अब। बाकी यार ये मंदिर ले जाओ या फिर ऐसी जगह ले जाओ वहाँ ठीक हो जाते हैं, ये मतलब चलता कैसे, ये सब चीजें कैसे होती हैं।
आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनीवन भाई, प्लीज ये मत सोचना कि मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, किसी रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं। मैं जैसे नॉर्मली एज अ डाउट पूछ रहा हूँ, क्यूरियस हूँ मैं। प्लीज जस्ट, आई रियली वांट टू नो भाई। कैसे कैसे कर कर नियति के हाथ में वो कलावा बांधा जाता है, जिसके बाद नियति होश में तो थी लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे कि मानो उसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो एकदम नॉर्मल लड़की है। अब आदर्श, उसके पेरेंट्स सब तैयार हो जाते हैं मंदिर जाने के लिए, और वहाँ जो आकाश हॉस्पिटल में था उसकी देखभाल करते हैं इनके नेबर, वही नेबर जो यहाँ पर आए भी थे, तो उनकी फैमिली भी दोस्ती थी इनकी, तो वो बोलते हैं कि तुम आकाश की चिंता मत करो, उसकी सारी देखभाल हम करेंगे। अब ये लोग नियति को गाड़ी में बिठाकर निकल पड़ते हैं बालाजी मंदिर के लिए। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये आगरा में रहने वाले हैं, तो इनके घर से करीबन 5-6 घंटे लगते हैं मेहंदीपुर बालाजी पहुंचने के लिए। शुरुआत में सब कुछ सही था, दूर है वो नियति तो। शांत थी, बट जैसे ही सब राजस्थान के दौसा में एंटर करते हैं, आदर्श को और सबको एक अजीब सी स्मेल आने लग जाती है, और ये स्मेल थोड़ी टॉयलेट जैसी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इनकी गाड़ी में टॉयलेट करा है, और बिल्कुल बहुत गंदी सी बदबू आ रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये आ कहाँ से रही है। क्या गाड़ी आप एक, कभी कभी होता है कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोग नॉर्मली जाकर पेशाब कर देते हैं, तो वहाँ से ऐसी गंदी सी बदबू आती है, तो इन्हें लगता है शायद ये वो जगह होगी, तो सब अपनी खिड़कियां भी बंद कर देते हैं। लेकिन ये जो बदबू थी ये जा ही नहीं रही थी, गाड़ी भी बहुत आगे आ गई थी वो जगह, इन्हें लग रहा था कि अगर ये ऐसी जगह है तो हम आगे चलकर ये चले जाएगी बदबू, लेकिन वो गाड़ी में जा ही नहीं रही थी, वो ऐसा लग रहा था गाड़ी से ही आ रही है। एंड देन फाइनली जब वो गाड़ी में चेक करते हैं तो देखते हैं कि नियति ने गाड़ी के अंदर सीट में ही टॉयलेट कर दी होती है। वेल, वो सब कुछ बोलते उससे पहले ही नियति एकदम से ऐसे आंखें पलटती है और आदर्श पे अपने नाखूनों से हमला करने लगती है, उसके उसके गले को नोचने लग जाती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आदर्श अपनी गाड़ी की स्पीड स्लो करता है, ये सब नियति को रोकने की कोशिश करते हैं। अभी भी डिस्टेंस 50 किलोमीटर का बचा हुआ था, और नियति नियति वापस से पहली जैसी हो रही थी। सब कार से उतर जाते हैं, नियति को लॉक कर देते हैं गाड़ी के अंदर ही, और वापस से उन्हीं पंडित को कॉल करते हैं और सारी बातें बताते हैं। पंडित जी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी दूर से अब क्या करे। अब आदर्श और उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, नियति के हाथ पैर को बांध देते हैं। नियति अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी तरीके से वो शैतानी रूप में नहीं आई थी, अभी भी कभी वो नॉर्मल ही थी, कभी कभी वो बीच में ऐसे अजीब हरकतें करने लग जाती। तो इतना मुश्किल नहीं हुआ उसको बांधना, उसके हाथ पैर बांध देते हैं। नियति चिल्लाती रहती है, रोती रहती है, और आदर्श फुल स्पीड से अपनी गाड़ी को भगाता है, और कैसे कैसे करके फाइनली मेहंदीपुर बालाजी पहुंच जाता है। अब नियति जैसे ही वहां पर पहुंचती है वो एकदम शांत सी हो जाती है, जैसे कि मानो कुछ हुआ ही ना हो। सबको लग रहा था इतने पॉजिटिव जगह का असर होगा, बट शायद सब आने वाली इतनी बड़ी ट्रेजिडी से एकदम अनजान थे। इस वक्त रात हो चुकी थी, और जिस पंडित से लोग मिलने वाले थे वो चले गए थे, वो अब अगली सुबह आने वाले थे। अब यहाँ पर नियति शांत हो चुकी है, और ये भी सब सोच रहे कि अब सुबह तक क्या करें। तो थोड़ी सी पास में एक होटल होता है, तो वहाँ पर जाते हैं, होटल में जाकर एक रूम को बुक करते हैं, एंड देन अपने अपने कमरे में आ जाते हैं। जिसके बाद इन्होंने होटल वालों को बोलकर खाना ऊपर ही रूम में मंगा दिया होता है। नियति अब बेड में सो रही है, ये तीनों अपना अपना खाना खाते हैं एंड देन सोने लग जाते हैं। आधी रात हुई थी कि अचानक से पूरा स्टाफ, होटल का पूरा स्टाफ तेजी से चिल्लाने लग जाता है, और कुछ लोग आते हैं और आदर्श के जो मेन डोर था रूम का उस पर बहुत तेज से खटखटा रहे हैं। आदर्श और उसकी फैमिली एकदम हड़बड़ाकर उठ जाती है। इनके सामने होटल का मैनेजर खड़ा होता है एकदम कांपता हुआ, और वो सीधा आदर्श को पकड़कर उसकी बालकनी में ले जाता है, जहां से जब वो बालकनी से नीचे का मंजर देखता है तो आदर्श के पैर कांपने लग गए थे। आदर्श को तो मानो चक्कर आने लगे थे। उसकी हालत देख के उसके मम्मी पापा दौड़ते हुए आते हैं, और जब बालकनी से नीचे देखते हैं तो अचानक से हर कोई रोना स्टार्ट कर देता है। वेल, आप सबने भी कहीं ना कहीं आइडिया लगा ही लिया होगा। आदर्श की बहन नियति नीचे जमीन पे पड़ी हुई थी। दरअसल वो उस बालकनी से कूद गई थी। आधी रात को नियति ने कूदकर अपनी जान ले ली। आदर्श तो मानो अपने सेंस में ही नहीं था, उसको मैनेजर ने पकड़ा हुआ था, उसके सामने उसकी बहन इस हालत में थी। उन सबको पता था कि नियति के साथ बुरा हो रहा है, लेकिन इतना बुरा हो जाएगा इसका किसी को आइडिया नहीं था। किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिसको यहाँ पर ठीक करने के लिए इतनी दूर लेकर आए हैं वहीं पर उसकी मौत हो जाएगी। सारी रात आदर्श की फैमिली रोती रही। वो होटल वाले काफी कोऑपरेटिव थे, उन्होंने सारी रात उस फैमिली का साथ दिया। आदर्श अब सुबह होते ही अपनी बहन को लेकर वापस घर जाने वाला था, बिना किसी से मिले, बिना कुछ करे। उसके हाथ में उसकी बहन की बॉडी थी, लेकिन मैनेजर आदर्श को समझाता है कि देखो, तुम इतनी दूर आए हो, तुम्हारी जिंदगी बहुत लंबी है, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे भाई, सबकी जिंदगी बहुत लंबी है। एक बार पंडित जी से मिल लो, क्योंकि जो भी चीज है जो इतनी पावरफुल है, हो सकता है कि ये अब तुम्हारी फैमिली पर भी अटैक करे। हो सकता है कि नियति के बाद किसी और का भी नंबर आ जाए। तो बस एक बार अगर यहाँ तक आ गए हो तो बस एक बार जाकर पंडित जी से मिल लो। आदर्श भी इस बात को मान जाता है और वो पंडित जी के पास जाता है। उसकी पूरी फैमिली एकदम बदतर हालत में थी। उन्हें देखते ही न जाने कैसे वो पंडित जी समझ गए। उन्होंने बस ये बोला कि वो जो चाहती थी वो हो चुका है, तुम सबने बहुत देर कर दी। आदर्श ये सुनते ही रोने लग जाता है, बहुत रोता है, सब रोने लग जाते हैं। और तब पंडित जी ने शुरुआत से बताते हैं कि सब की शुरुआत कैसे हुई। एंड देन आता है वो शादी वाला दिन। आदर्श आधी रात को जब टॉयलेट कर रहा था तो उसे नहीं दिख रहा था वो कहाँ पर था। दरअसल वो एक कब्रिस्तान में था जहाँ वो टॉयलेट कर रहा था। वहाँ पर काफी पावरफुल एंटिटी काफी टाइम से पड़ी हुई थी, मतलब सदियों सालों से पड़ी हुई थी। और जब आदर्श ने वहाँ टॉयलेट करा और काइंड ऑफ दारू वारू भी पी हुई थी, सब कुछ, मतलब एक इंसान जितना भी नेगेटिव हो सकता है, आदर्श वो सब कर रहा था उस समय पर। और तब वो जो एनर्जी होती है वो आदर्श से चिपक जाती है, उसके पीछे लग जाती है। और वो जो एनर्जी थी वो इतनी पावरफुल थी कि उसने आदर्श की फैमिली का सब कुछ खत्म कर दिया। पहले उसने आकाश का एक्सीडेंट करवाया और उसको भी मारना ही चाह रही थी, लेकिन आकाश बच जाता है उसकी विल पावर की वजह से। उसका ऑरा बोल दो या उसकी एनर्जी बोल दो, काफी हाई थी। लेकिन वहीं पर जो नियति थी, नियति की इमोशनली और स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत वीक थी, यार जिसकी वजह मतलब वो तीन तीन क्या बोल रहा हूँ, वो जब उसको पता चल रहा था कि उसके लाइक हो रहा है आसपास उल्टा सीधा, शुड हैव विजिटेड
द पंडित बिफोर भाई आई गेस। से उस पर काबू पाना आसान था। और नियति अपने घर वालों की सब जब हालत देख रही थी उन 4 महीनों में, अपने भाई की हालत, आदर्श की हालत, अपने Oh पापा, my अपनी मम्मी, God सबकी भाई, हालत very वो और sad ज़्यादा भाई। वीक होती जा रही थी, जिसकी वजह से उसके ऊपर कंट्रोल पाना और ज़्यादा आसान हो चुका था। और नियति इतनी वीक थी तो उस पर जब कंट्रोल पा लिया तो इतनी बुरी तरीके से पाया कि अब नियति से उस आत्मा को बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो गया। ये सब जानने के बाद आदर्श खुद को ब्लेम दे रहा था कि ये सब जो भी हुआ वो उसकी वजह से हुआ है। पंडित जी उसे समझाते हैं कि तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, ये तुमने जानबूझकर नहीं किया। बस हम अपनी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें कर बैठते हैं जिनका अंदाजा हमें कभी हो ही नहीं पाता, हमें पता ही नहीं होता कि हमने क्या कर दिया। और आदर्श के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पंडित जी आदर्श को बोलकर एक पूजा रखवाते हैं, नियति की शांति के लिए भी और वो जो आत्मा थी वो इनका पीछा छोड़ दे इसके लिए भी। वेल ये पूरी कहानी 2017 की है, आज 2025 है और आज के टाइम में भी इनके पूरे परिवार के ऊपर से वो आत्मा नहीं गई है। ऑल्दो बहुत कम हो चुका है, सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा है, बट कभी कभी इन सबको भी फील होता है कि कुछ तो नेगेटिव अभी भी इनके साथ है, कुछ तो है। आदर्श को आज भी उसके घर में वो घुंघरू मिलते हैं जो उसे गाड़ी में मिले थे, डाइनिंग टेबल के नीचे मिले थे ना, वो आज भी मिलते हैं। ऐसे नहीं कि रोज मिल रहे हैं, लेकिन साल में करीबन 2-3 बार, कभी कभी एकदम अचानक से मिल जाएंगे। और आज के टाइम में भी ये पूरा परिवार कहीं ना कहीं एक डर के साथ जी रहा है, एक डर कि कहीं जो नियति के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो जाए। अनगिनत पंडितों को इन्होंने दिखा दिया है, तांत्रिक के चक्कर लगा दिए, एस्ट्रोलॉजर्स दिखा दिए, सबको दिखा दिया, लेकिन कोई भी उस एनर्जी को पूरी तरीके से दूर नहीं कर पाया। अच्छा यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि कुछ चीज़ें इन्होंने भी गलत करी। लाइक जब ये मेहंदीपुर बालाजी गए थे, पूजा हुई थी, तो उसके बाद कुछ चीज़ें बताई थी कि ये चीज़ें मत करना, जैसे दारू मत पीना, नॉनवेज खाना एकदम छोड़ दो, एकदम छोड़ दो, मतलब सोचना भी नहीं उस बारे में। घर में अंडे तो आने ही नहीं चाहिए। 2-3 साल इन्होंने सब कुछ फॉलो एक सेकंड प्लीज, मुझे छोड़े, मैं कुछ भी वीडियो करा, लेकिन जब इन्हें लगा कि सब नहीं, कुछ चला मुझे गया, नहीं सब बोलना। ठीक हो गया, तो इन्होंने वापस से दारू पीना शुरू कर दिया, घर में अंडे आने लग गए, नॉनवेज खाना शुरू करा, एंड देन उसके बाद से वापस से इन्हें ये सब चीजें फील होने लगी। और अब इसी के साथ ये लोग जी रहे हैं। अब ये पंडित जी से वापस से बात करते हैं कि पंडित जी एक बार फिर से पूजा रख लेते हैं या कुछ, तो पंडित जी भी नहीं बोलते कि बार बार पूजा करने से कुछ नहीं होगा। जब तक तुम लोग खुद पे कंट्रोल नहीं करोगे, जब जो मैंने चीजें नहीं बोली है करने को तुम वही करते रहोगे, तो मैं भी कुछ नहीं करूंगा। मैं आज पूजा कर लूंगा, कल को तुम वापस से सेम चीज करोगे, तो फिर वो एनर्जी वापस से आ जाएगी। तो बेटर है कि तुम सब खुद पे कंट्रोल रखो। तो दोस्तों ये थी आदर्श की कहानी, ये थी नियति की कहानी। और इस कहानी से हमें सिर्फ एक ही चीज सीखने को मिलती है कि हर चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए, हर चीज को कैजुअल तरीके से नहीं लेना चाहिए। कभी कभी कुछ चीजें इतनी पावरफुल और इतनी हार्मफुल हो जाती है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। भाई यार, यू नो, वन ऑफ दोज वीडियोस जिसमें एक्चुअली मेरे को डर लगा, जिसमें एक्चुअली मेरे को लगा भाई फक क्रेजी भाई, नाइस वीडियो, लाइक कर देते हैं भाई, सब्सक्राइब तो कर ही रखा है। बाकी यार मेरे मेन चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, न्यू वीडियो आई है, प्लीज़ आके देख सकते हो। अगर देखने का मूड बने तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दोनों में होगा। अल्फा की वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको जाकर देख सकते हो। वापस से मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको जाकर फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए। I have a dream